नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ा महाविद्यालय डीडवाना से। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। भारतीय संविधान लचीले संविधान के अंतर्गत आता है या कठोर संविधान में आता है। संविधान में संशोधन आसानी से होता है या बहुत ही कठिनाई से होता है, उस आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा जाता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है, वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है या लचीला संविधान के अंतर्गत आता है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो कठोर व लचीला संविधान। संविधान में संशोधन सुगमता से हो सकता है अथवा इसकी प्रक्रिया बेहद जटिल है। इस आधार पर संविधान को लचीला अथवा कठोर संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो सुगमता से हो सकता है, जैसे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी ब्रिटेन के संविधान से परिचित होंगे, जो विकसित संविधान की श्रेणी में आता है। वहाँ पे संशोधन बहुत सुगमता से हो जाता है, तो वो लचीले संविधान की श्रेणी में आता है। और अगर इसकी प्रक्रिया बेहद जटिल है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, तो इस आधार पर संविधान को कठोर अथवा लचीले संविधान की संज्ञा दी जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन की जो परिकल्पना की थी, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस निर्देश से स्पष्ट की जा सकती है कि संविधान इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वह राष्ट्रीय विकास और सामर्थ्य की बदली हुई परिस्थितियों में अनुकूलित न किया जा सके। तो संविधान रूपी जो प्रारूप है देश के शासन संचालन का, वह इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास और जो राष्ट्र की क्षमताएं हैं, उनमें जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, उनके वो अनुकूलित न रह सके। तो नेहरू जी का विजन था कि हमारा संविधान इतना कठोर नहीं होना चाहिए। भारत एक संघ होने के बावजूद भारत का संविधान जो है वो कठोर संविधान की श्रेणी में नहीं आता। तो उसके पीछे निश्चित ही संविधान निर्माता जो समिति थी, उसका वो दृष्टिकोण था कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य बैठाने के लिए इसमें संशोधन की प्रक्रिया को इतना अधिक कठोर करना सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने के लिए संविधान में संशोधन प्रणाली का प्रावधान किया है। वे जानते थे कि यदि संविधान प्रगतिशील नहीं हुआ तो भारत का भावी समाज इसे नष्ट करने का प्रयास करेगा। तो प्रगतिशील संविधान बनाने के लिए उनके द्वारा जो है, इसमें कह सकते हैं कि संशोधन में आसानी उन्होंने रखी। उन्होंने ये प्रावधान किया कि यदि संविधान का कोई भाग प्रगति में बाधक हुआ तो उसे संशोधित कर दिया जाएगा। उन्होंने संविधान को नम्य एवं अनम्य के अनुपम मिश्रण से युक्त बनाया। नम्य है, उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, और कुछ भाग जो है वो अनम्य है, अर्थात वो आसानी से उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। तो नम्य व अनम्य का अनुपम मिश्रण से इसको युक्त बनाया गया है, अर्थात कि लचीलापन व कठोरता के मध्य समन्वय इसमें स्थापित किया गया है। प्रोफेसर के.सी. वहियर ने कहा है कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के मध्य सुंदर समन्वय स्थापित करता है। तो संविधान के जो जानकार हैं, संविधानों का जिन्होंने अध्ययन किया है, उनका भी मैं मानना है ये कि भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलापन के मध्य सुंदर समन्वय स्थापित करता है। तो दोनों के मध्य का मध्य मार्ग इसमें निकाला गया है। भारत में एक और हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है प्रावधान वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। एकात्मकता यहाँ पे है, साथ साथ में यहाँ पे संघात्मकता भी है। तो दोनों का जो समन्वय है उसी को
संविधान के संशोधन में भी बरकरार रखा गया है। कठोर व लचीला दोनों ही संविधान इसको हम मान सकते हैं। दोनों के मध्य यहाँ पे समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं संशोधन प्रणाली की। भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, साधारण बहुमत से संशोधन। संसद इन उपबंधों को विधान बनाने की सामान्य प्रक्रिया से बदल सकती है, अर्थात साधारण बहुमत से ही इनमें परिवर्तन कर सकती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर इनमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये ऐसे अनुच्छेद है, ऐसे उपबंध है जिनमें जैसे संसद के अंदर सामान्य प्रक्रिया से विधेयक का बनाया जाता है, विधेयक निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से विधान बनाने की सामान्य प्रक्रिया से इनमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 368 में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये जिस प्रकार एक सामान्य कानून बनाया जाता है उसी प्रकार से इनमें संशोधन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत देखें तो अनुच्छेद 2, 3 व 4 जिनमें राज्यों की सीमाएं, क्षेत्रफल व नाम का उल्लेख है, वो अनुच्छेद इनमें साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 105 जिनके तहत संसदीय विशेषाधिकार आते हैं, संसद सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं उनमें भी साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 106 जिनमें संसद सदस्यों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की बात कही गई है, तो वो भी साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकते हैं। अनुच्छेद 169 जिसके तहत राज्यों में द्वितीय सदन की समाप्ति या सर्जन का अधिकार जो है, राज्यों में विधान परिषद के अंतर्गत जो दूसरा सदन है वो रखना है या उसको समाप्त करना है, इसका भी साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 59 व 65 जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल व न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त भी अनेक उपबंध है जिनको साधारण कानून बनाने के तरीके से ही संशोधित किया जा सकता है। तो ये ऐसे अनुच्छेद हैं, ये ऐसे उपबंध है भारतीय संविधान में जिनमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 में कोई व्यवस्था नहीं है अलग से। दूसरी जो व्यवस्था है, दूसरा जो मुख्य तौर पे हम देखें, अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जो दूसरा प्रकार है, संविधान के अन्य उपबंध अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही बदले जा सकते हैं, किंतु यहाँ भी जिस उपबंध में परिवर्तन किया जाना है उसकी प्रकृति के अनुसार ही अंतर किया गया है। यहाँ भी दो प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान के सभी संशोधनों के लिए संघ की संसद में विधेयक विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। तो विशेष बहुमत की बात यहाँ पे कही गई है, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तथा साथ ही कुछ ऐसे उपबंध की दशा में ऐसे उपबंध हैं जो परिसंघीय संरचना को प्रभावित करते हैं। जो परिसंघीय संरचना है जो भारत की, क्योंकि भारत एक संघ है, तो संघीय संरचना को जो प्रभावित करते हैं, इसमें एक कदम और आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अर्थात राष्ट्रपति को अनुमति के लिए प्रस्तुत करने के पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से
उसका अनुमोदन होना चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद 368 के तहत दो तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दोनों में एक बात कॉमन है कि वो है विशेष बहुमत तो आवश्यक होगा दोनों में। एक में विशेष बहुमत से ही वो संशोधन किए जा सकते हैं, दूसरे में जो परिसंघीय संरचना को प्रभावित करते हैं उनमें विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। तो ये जो है प्रावधान ये मात्र 368 अनुच्छेद जो है उसी में निहित किए गए हैं, जिनको साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें से प्रथम देखते हैं संसद के विशेष या विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन। इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी भी सदन में प्रस्तुत करके विधेयक का निर्माण किया जाता है, तो इसे भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक सदन में पारित होने के लिए कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करवाया जाना आवश्यक। तो जब इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, सदन के अंदर लाया जा रहा है, तब कुल सदस्य संख्या के बहुमत से वो पारित होना चाहिए, प्रथम शर्त ये इसमें, तथा उपस्थित। और फिर अगर कुल सदस्यों के बहुमत तो वहाँ उपस्थित है, तो जो उपस्थित है और जो मतदान में हिस्सा ले रहे हैं उनका 2/3 बहुमत होना इसमें पारित होने के लिए आवश्यक। तो दोनों ही सदनों में पृथक पृथक विशिष्ट बहुमत द्वारा ही इसको पारित करवाया जाना आवश्यक है। उसके बाद में राष्ट्रपति के सामने इसको पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, वो इसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। तो इसमें कौन कौन से प्रावधान आते हैं? वो है मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में वर्णित जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के, वो सारे अनुच्छेद, उन सारे अनुच्छेदों के अंदर वो मूल अधिकारों में अगर आपको संशोधन करवाना है तो विशिष्ट बहुमत द्वारा ही वो संशोधन हो सकता है। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किया गया है, उनमें अगर संशोधन करना है तो वो मात्र संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है। तो विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरी जो इसका जो दूसरा प्रकार है, द्वितीय प्रकार, संसद के विशिष्ट बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। तो प्रथम के अंदर मात्र विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन हो जाने हैं और इसमें विशिष्ट बहुमत के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के, जो आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की बात कही गई है। जो परिसंघीय संरचना को प्रभावित करने वाले उपबंध हैं उनमें अगर संशोधन करना है तो ये शर्त आधे राज्यों का उसमें अनुसमर्थन, आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है, अनिवार्य है। ये 2 चरणों में पूर्ण होंगे। प्रथम चरण, विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत करके प्रत्येक सदन की कुल संख्या का बहुमत, जो अपन प्रथम में भी देख रहे थे यही पद्धति थी, तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक। तो प्रत्येक सदन में, दोनों सदनों में, राज्यसभा व लोकसभा में पृथक पृथक कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक। दूसरे चरण की बात करें, जो द्वितीय चरण है इसका, इससे आगे और क्या होगा, इसके बाद विधेयक को संघ के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए, फिर उसे राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है। तो 2 चरण, प्रथम में विशिष्ट बहुमत और उसके बाद में आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति। इसमें वो अनुच्छेद शामिल है जो संघीय
स्वरूप को प्रभावित करते हैं, जिनसे एक संघ के अंतर्गत राज्यों के हित प्रभावित होते हैं। जैसे अनुच्छेद 54 व 55, राष्ट्रपति का निर्वाचन व निर्वाचन पद्धति क्या है, उसमें अगर संशोधन करना है तो वो इसी प्रणाली से करना पड़ेगा। अनुच्छेद 73 जो 73 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति में अगर विस्तार करना है, राज्य भी उसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दोनों चरण इसके करने पड़ेंगे। तीसरा, अनुच्छेद 162, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का भी अगर विस्तार करना है तो उसमें भी आपको ये जो प्रणाली है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अनुच्छेद 241, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करना, उसके लिए भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। संघीय न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, संघ राज्य विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची में से कोई सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जो लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है वो, या अनुच्छेद 368 जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन होती है वो स्वयं प्रक्रिया, इन सभी अगर अनुच्छेद हैं, इन उपबंधु जो है उनमें अगर संशोधन करना है तो आपको विशिष्ट बहुमत और साथ में आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है। अब संविधान संशोधन पद्धति की आलोचना, संविधान संशोधन की जो पद्धति है उसकी हम क्या कमियां हमें नज़र आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला, राज्य विधानमंडलों से अनुमति प्राप्त करने के लिए समय सीमा का उल्लेख नहीं है। कितने समय में, जो आधे राज्यों के अनुसमर्थन वाली बात है, कितने समय में वहाँ से अनुसमर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो राज्य जानबूझ करके इसमें देरी कर सकते हैं, जिससे कि अगर वो देश हित में जल्दी ही संशोधन लाना आवश्यक है तो उसमें अनावश्यक विलंब हो सकता है। तो राज्य विधानमंडलों से अनुमति प्राप्त करने में इसमें समय सीमा का उल्लेख नहीं, ये एक कमी हमें नज़र आती है। दूसरा, दोनों सदनों के मतभेद दूर करने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे विधेयकों में हम जब देखते हैं दोनों सदनों के मध्य अगर मतभेद होता है तो उसको दूर करने के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन पर जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। संविधान में संशोधन करना वो देश को प्रभावित करता है, देश के जनमत को प्रभावित करता है। इसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि जनमत संग्रह की व्यवस्था भी की जाए, लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पे भारतीय संविधान में नहीं है। चौथा, राज्यों को संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं होना। संघ है भारत और संघ के अंदर राज्यों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो संशोधन संबंधी प्रस्ताव पेश कर सके, लेकिन भारतीय संविधान के अंदर राज्यों को या इकाइयों को ये अधिकार नहीं है। तो ये कमियां जो है हमें इसमें नज़र आती हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं, इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। ये आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसी तरह इस विधेयक पर दोनों सदनों के सहमत नहीं होने पर संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती है। ये भी हमारे ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अब बात करें महत्वपूर्ण संशोधन की, तो भारतीय संविधान में अभी तक 104 संशोधन हो चुके हैं। तो सभी संशोधनों को तो एक ही व्याख्यान में सम्मिलित करके प्रस्तुत करना संभव नहीं है। फिर भी मैंने जो इसमें से महत्वपूर्ण है उनका उल्लेख यहाँ पे किया है। महत्वपूर्ण संशोधन जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, देखते हैं हम। प्रथम संशोधन जो 1951 में हुआ, भूमि सुधार कानूनों को लागू करने हेतु ये लाया गया था और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियाँ थी उसमें 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई।
9वां संशोधन, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौते के तहत असम, पंजाब, बंगाल के कुछ भागों को पाकिस्तान को दिया गया। तो ये जो भारत पाक विभाजन के दौरान जो विसंगति रह गई थी उसको इसके द्वारा ठीक करने की कोशिश की गई। कुछ हिस्से जो भारत के वो पाकिस्तान को दिए गए और कुछ हिस्से पाकिस्तान के भारत को लौटाए गए। तो ये 9वां संशोधन इससे संबंधित है। 10वां, दादरा व नगर हवेली को भारत संघ में शामिल किया गया। दादरा व नगर हवेली भारत संघ में शामिल होना 10वां संशोधन। 12वां संशोधन, गोवा, दमन व दीव को भारत संघ में शामिल करना। दादरा नगर हवेली हो या गोवा, दमन और दीव हो, ये सभी पुर्तगाल व दूसरे यूरोपियन देशों के अधीन थे। तो इनको स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे भारत संघ में शामिल किया गया। तो 1962 में 12वें संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत संघ में शामिल किया गया। 13वां संशोधन, नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया 1962। 14वां, पांडिचेरी, जिसे अब पुडुचेरी भी कहते हैं, को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये भी पांडिचेरी भी यूरोपियन राष्ट्रों द्वारा उनके कह सकते हैं कि उनका एक उपनिवेश था। 21वां संशोधन, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 26वां, भूतपूर्व देशी रियासतों के नरेशों को जो प्रीविपर्स, जो उनको सुविधाएं मिलती थी, जो उनको विशेषाधिकार थे, वो यहाँ पे समाप्त किया गया इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। 27वां संशोधन, मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां व 36वां संशोधन दोनों ही सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम को पहले शहर राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संशोधन के तहत, और 36वें संशोधन के तहत इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 35 और 36 दोनों ही सिक्किम से संबंधित है। 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन भारतीय संविधान संशोधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर इतने अधिक संशोधन कर दिए गए थे कि जितने बड़े तो कई देश ऐसे हैं जिनका पूरा संविधान होता है, उतना बड़ा तो भारतीय इस संविधान संशोधन के ही इतने अधिक प्रावधान है। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर इस संशोधन द्वारा वरीयता दी गई। मूल कर्तव्यों का, सरदार सरवण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान इसमें किया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना इसमें अनिवार्य कर दिया गया, तथा ये प्रावधान भी जोड़ा गया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये जितने भी प्रावधान किए गए उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये एक तानाशाही रवैया था सरकार का, और इसी आधार पर उन्होंने संशोधन किया था। अब इसके बाद में आता है 44वां संशोधन 1978। इस संशोधन में 42वें संशोधन की अवांछित धाराओं को हटाया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों की जांच अब सर्वोच्च न्यायालय कर सकेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकेगा। अब उसको पुनर्विचार का अधिकार वापस दे दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। मूल अधिकार जो 7 थे अब वो 6 रह गए हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपातकाल हेतु आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द अब रखा गया। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है, आंतरिक उपद्रव के आधार पर नहीं लगाई जा सकती। आगे देखते हैं 52वां संशोधन, दल बदल पर रोक हेतु ये संशोधन किया गया। वह अनुच्छेद संविधान में 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। 53वां, मिजोरम को 23वें राज्य का इसमें दर्जा दिया गया 1986। 52वां जो है 1985। 55वां 1986 में अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य का दर्जा इसमें
दिया गया। 56वां देखें तो 1987 में गोवा को 25वें राज्य का दर्जा इसमें दिया गया। 61वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई 1989। 73वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। 74वां, 73 और 74वां दोनों ही जुड़े हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने हेतु व्यवस्था की गई और संविधान में इनको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ ही है। 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसे मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों में स्थान दिया गया। इसे अनुच्छेद 21A में स्थान देकर करके मूल अधिकारों में इसको शामिल किया गया। 91वें संविधान संशोधन 91वां, केंद्र व राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए? निचले सदन का 15% ही अधिकतम हो सकता है। साथ ही छोटे राज्यों के लिए 12 मंत्रियों की व्यवस्था इसमें की गई। 92वां संविधान संशोधन, इसमें 8वीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली, संथाली व बोडो भाषाएं जोड़ी गई। 103वां संशोधन, आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। EWS जो है, जो जनरल कैटेगरी के ऐसे वर्ग जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए थे, उनके लिए भारत में प्रथम बार 10% आरक्षण की व्यवस्था 103वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। 104वां जो अभी प्रचलन में है, SC/ST के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, चाहे वो लोकसभा में स्थानों का आरक्षण हो या राज्य विधानमंडलों में हो या फिर वो सरकारी सेवाओं में हो। साथ ही संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रदत्त आरक्षण को, जो लोकसभा में 2 सदस्य उसमें मनोनीत किए जा सकते थे, उस आरक्षण को इसमें समाप्त कर दिया गया। तो ये थे महत्वपूर्ण संशोधन और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। कठोर व लचीला संविधान, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन किस आधार पर किया जा सकता है? धन्यवाद।